नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरी शादी जिस घर में हुई थी उस घर के बारे में मैंने बहुत सी अजीब बातें सुनी थी कि तुम्हारी होने वाली सास बहुत ही सख्त दिल औरत है। फिर भी मैं यहाँ की बड़ी बहू बनकर आ गई थी। अब मुझ पर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ थी। मेरा पति मेरे सामने बैठा था, उसका नाम रौनक था। वह बहुत अच्छा इंसान लगता था, लेकिन उम्र में मुझसे कुछ ज़्यादा बड़ा था। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी, पर माँ बाप ने कहा कि बड़े खानदान में जा रही हो और बड़े बेटे से शादी करोगी तो तुम्हें ज़्यादा इज्जत और सम्मान मिलेगा। लड़की खुश हो या ना हो, उसे अपनी शादीशुदा ज़िंदगी तो शुरू करनी ही पड़ती है। मैंने भी खुद को अपने पति रौनक के लिए तैयार कर लिया था और अब मैं उसका इंतज़ार कर रही थी। और जब वह अंदर आया तो रौनक ने मुझे अजीब सी बात कह दी। उसने कहा कि मैं बहुत थक गया हूँ, तुम भी बहुत थक गई होगी और सुबह मुझे कहीं जाना भी है, इसलिए तुम सो जाओ। जब उसने कहा कि मुझे कहीं जाना है तो मुझे लगा शायद उसे कोई काम है, जबकि शादी के अगले दिन उसे क्या काम हो सकता था। लेकिन यह देखकर मैं हैरान रही कि अगले दिन ही सुबह सुबह वह विदेश जाने की तैयारी कर रहा था। मेरी सास का नाम शारदा था। वह बहुत ज़्यादा सख्त औरत थी। मुझे यही बताया गया था कि वह अपने घर में बहुत ज़्यादा कायदे कानून रखती है और इसलिए बहुत सी लड़कियां उस घर में शादी करने से मना कर चुकी हैं। लेकिन मेरे माँ बाप को यह बात पता नहीं थी, क्योंकि वह लोग दूसरे मोहल्ले से थे। इसलिए मुझे अपने ससुराल वालों के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था। पर मेरी माँ ने मुझे समझाया था कि अगर तुम गलती नहीं करोगी तो वह तुम्हें किसी बात पर परेशान नहीं करेंगी, और तुम तो हमारे घर की बहुत ही अच्छी बेटी हो। मैंने तुम्हारी बहुत ही अच्छी परवरिश की है। हमारा सारा घर तुमने संभाला हुआ था। खाना भी कितना स्वादिष्ट बनाती हो, पूरे घर को शीशे की तरह चमकते हुए रखती हो। यही सारे नियम अपने ससुराल में भी अपनाना। जब तुमसे कोई गलती ही नहीं होगी तो फिर तुम्हारी सास तो तुम्हें डांटने की बजाय उल्टा तुमसे खुश हो जाएगी। खैर, फिलहाल तो मैं इस बात पर परेशान थी कि रौनक अगले ही दिन जा रहा था। वह मेरा पति था, मैंने उससे शादी की थी। मेरे दिल में यह बात बैठ गई थी कि अब वही मेरा सब कुछ है। लेकिन वह जाने से पहले बिल्कुल भी उदास नहीं था, परेशान नहीं था, बल्कि बहुत ज़्यादा खुश था। मैंने उसे इशारा किया कि जाते जाते मुझसे मिल जाओ, और मेरा मतलब यही था कि कमरे में आ जाओ। मैं उससे कुछ बात करना चाहती थी, लेकिन सबके सामने कर नहीं सकती थी, क्योंकि मैं एक दिन की नई नवेली दुल्हन थी और सबके सामने भला मैं अपने पति से क्या बात कर सकती थी। इसलिए मैंने उसे इशारा किया था कि कमरे में चलो, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। पहले तो वह आ ही नहीं रहा था, पर मेरे बार बार इशारा करने पर आ गया था। मैंने कहा कि आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमारी शादी को अभी एक ही दिन हुआ है और आप इतनी जल्दी विदेश जा रहे हैं। आखिर आपको ऐसा क्या काम आ पड़ा? शादी हुई है हमारी, और यह शादी के नए नए दिन तो पति पत्नी एक दूसरे के साथ गुजारते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई काम होता है तभी छुट्टी लेकर अपने इन दिनों को एंजॉय करते हैं, और आप मुझे नए दिनों में छोड़कर जा रहे हैं। भला मैं आपके बिना कैसे रहूँगी? मुझे आपकी बहुत याद आएगी। इस घर में मेरा रिश्ता सबसे पहले आपसे है, उसके बाद आपके घर वालों से है, और जब आप ही मुझे इस तरह छोड़कर चले जाएंगे तो इस घर में मैं कैसे एडजस्ट कर पाऊँगी? मैं उसके थोड़ा करीब हो गई थी तो वह जल्दी से मुझसे पीछे हट गया और अपने काम में बिजी हो गया। कहने लगा, अच्छा हुआ तुमने मुझे कमरे में बुला लिया, मेरा चश्मा तो यहीं पर रह गया था। उसने मुझे अपने करीब नहीं होने दिया था। मैं तो उसकी हरकत पर हैरान थी। उसके अंदर नई नवेली शादीशुदा होने की कोई भी बात नहीं थी, कोई भी बेताबी नहीं थी। वरना इस समय तो लड़के अपनी नई नवेली पत्नी को छेड़ने और उसे प्यार करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं छोड़ते हैं। लेकिन रौनक तो रात ही मेरे करीब नहीं आया था और अभी वह मुझसे दूर भाग रहा था। मैंने सोचा हो सकता है रौनक का कोई ज़रूरी काम हो, जिसे निपटाकर रौनक जल्दी ही वापस आ जाएगा। इसलिए मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया। मैंने कहा, रौनक अच्छा यह तो बताओ कि आप जल्दी तो वापस आ जाएंगे ना? तो कहने लगा, हाँ कोशिश करूँगा। मैंने कहा, मुझे फ़ोन भी करोगे ना? कहने लगा, हाँ फ़ोन भी करूँगा, जल्दी भी वापस आ जाऊँगा, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखना तुम्हारी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ आने वाली हैं कि तुमसे संभाली नहीं जाएंगी। तुम बहुत ही अच्छी और प्यारी लड़की हो, भगवान ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सोचा है। तुम्हें अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मिलेंगी। यह कहकर रौनक ने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे तसल्ली दी थी, और मैं सोचती रह गई थी कि अच्छे दिन कहाँ से आएंगे। जाते जाते रौनक कह कर गया था कि अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो या तुम्हें कोई काम हो तो मेरे छोटे भाई राहुल से कह दिया करना, वह तुम्हारे सारे काम करेगा, हर तरह से तुम्हारी मदद करने की कोशिश करेगा। किसी भी तरह का काम हो तुम उस पर भरोसा कर सकती हो। राहुल मेरा देवर था
और मैंने महसूस किया था कि वह शादी में भी मुझे अजीब नज़रों से देख रहा था। मेरी सास बहुत पुराने रीति रिवाज पर विश्वास रखने वाली औरत थी, इसलिए शादी में घूंघट किया हुआ था, लेकिन उस जालीदार घूंघट के अंदर से भी मैं अच्छे से महसूस कर रही थी कि मुझे कौन घूर घूर कर देख रहा था, क्योंकि घूंघट के पीछे से मैं सबको अच्छी तरह देख सकती थी। वैसे तो दुल्हन पलके भी ऊपर नहीं उठा सकती है, लोग कहते हैं कि इससे कहो सर नीचे करके बैठी रहे, कितनी बेशर्म दुल्हन है, कैसी आंखें फाड़कर सबको देख रही है। लेकिन मैं घूंघट में थी, इसलिए मैं आराम से हर किसी को देख सकती थी। और मैंने राहुल को भी नोट किया था कि वह बार बार मेरी तरफ ही देख रहा था। एक औरत मर्द की हर नज़र को पहचान जाती है कि उस पर उठने वाली मर्द की नज़र कैसी है। रौनक तो अमेरिका चला गया और उसने तो मुड़कर भी मुझे हाथ भी नहीं लगाया था। मैं उसे छोड़ने के लिए एयरपोर्ट भी गई थी, बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था जाते हुए, लेकिन वापसी पर मेरा दिल किस तरह से जल रहा था यह मैं ही जानती थी। अपने कमरे में आ गई तो कमरा बिल्कुल सुना सुना लगने लगा। थोड़ी देर में ही सास ने कह दिया कि शाम को कुछ मेहमान आ रहे हैं, तैयार हो जाना। एक हफ्ते के बाद मुझे किचन में खड़ा कर दिया गया था और मैं वहीं खड़े होकर काम कर रही थी कि तभी राहुल वहीं पर आ गया। मैं सलाद काट रही थी, एक खीरे का पीस उठाकर मुंह में डाल लिया और वहीं स्लीप के ऊपर चढ़कर बैठ गया। मैंने कहा, राहुल यहाँ किचन में गर्मी है, जाओ बाहर जाकर बैठो, मैं अभी खाना बनाती हूँ और बाहर लगा देती हूँ। लेकिन राहुल कहने लगा, तो क्या हुआ, आप भी तो गर्मी में काम कर रही हैं, अगर मैं थोड़ी सी गर्मी सह लूँगा तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। कहते कहते राहुल ने दूसरा पीस मुँह में डाल लिया था। वह बहुत देर तक मुझे देखता रहा। अब मैं उसकी नज़रों से नर्वस होने लगी थी। अचानक ही कहने लगा, आप बहुत सुंदर लग रही है, यह स्काई ब्लू कलर की साड़ी आप पर बहुत ही जच रही है, आपका गोरा रंग है तो इस कलर में और भी ज़्यादा खिल रही हो। अब मैं उसकी तारीफ़ का क्या जवाब देती। नई नवेली दुल्हन थी, उसे यह भी नहीं कह सकती कि मुझे तुम्हारी इस तरह तारीफ़ करना अच्छा नहीं लग रहा। मैंने आराम से थैंक यू कहा और अपने काम में बिजी हो गई, लेकिन वह अब भी वहीं पर बैठा हुआ था और मुझे अपनी नज़रों के घेरे में लिए हुए था। थोड़ी देर बाद कहने लगा, कोमल मेरे लिए एक कप चाय बना दो। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर मैं तो हैरान रह गई थी। मैं उसके बड़े भाई की पत्नी थी, उसकी भाभी थी। वह मुझे भाभी कहकर बुलाता ना कि मेरे नाम से बुलाता। मैंने कहा, तुम मुझे मेरे नाम से मत बुलाओ, भाभी हूँ तुम्हारी, तुम मुझे भाभी कहकर बुलाओ। मैंने उसे डांटते हुए कहा था, क्योंकि मुझे पता था कि देवर भाभी का रिश्ता तो आग और घी का रिश्ता होता है। उसको पहले दिन से ही यह बात पता होनी चाहिए कि मुझे बेकार के मजाक पसंद नहीं है और वह अपनी हद में रहे तो अच्छा है। मेरी बात सुनकर वह मुझे ऐसे देखने लगा जैसे उसे मेरी बात तो समझ में आ गई हो, लेकिन वह मेरी बात को मानेगा नहीं। वह अभी मुझे ही देख रहा था, अपनी नज़रें मुझसे हटा ही नहीं रहा था। कहने लगा, अच्छा भाभी मेरे लिए एक कप चाय बना दें। उसने भाभी शब्द ऐसे बोला जैसे उसके मुंह से यह शब्द निकल ही नहीं रहा हो। वह मन ही मन मुस्कुराए जा रहा था। मुझे उसकी यह मुस्कुराहट जहर लग रही थी। मैं नज़र बचाकर उसे ही देख रही थी। मैं चाहती थी जल्द से जल्द चाय बने और मैं इसे देकर किचन से चली जाऊँ। जैसे ही चाय बनी मैंने कप में डाली और राहुल की तरफ बढ़ा दी। मैंने कहा, यह लो चाय और बाहर जाओ, मुझे काम करना है। स्लीप पर बैठे बैठे उसने चाय का मजा लिया था। कहने लगा, कोमल चाय तो बहुत ही कड़क है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैंने उसे फिर घूर कर देखा था। मैंने कहा, तुम मुझे भाभी कहो, अभी मैंने तुम्हें बताया था ना मैं तुम्हारी भाभी हूँ। कहने लगा, लेकिन मेरे मुँह से भाभी शब्द निकलता ही नहीं है, बड़ा अजीब सा लगता है तुम्हें भाभी कहना, इतनी छोटी सी तो हो तुम। अच्छा ऐसा करते हैं, हम दोनों दोस्त बन जाते हैं, मैं तुम्हें कोमल कहकर बुलाऊंगा और तुम मुझे राहुल कहकर बुलाया करो। यह भाभी देवर का रिश्ता हम सबके सामने ही निभा लिया करेंगे, लेकिन अकेले में तुम मेरी दोस्त ही बनी रहो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं तुम्हें भाभी नहीं बुला सकता। बड़ा अजीब लगता है यार यह भाभी कहना। मैंने कहा, इसमें अजीब क्या है, जब भाभी हूँ तो भाभी ही कहोगे ना। लेकिन वह अपनी जिद पर ही अड़ा हुआ था। कहने लगा, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से ही बुलाऊंगा। कोमल कितना प्यारा सा नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह कोमल सा। अब तो मुझे उसके ढीठपन पर और भी गुस्सा आने लगा था। मैंने कहा, अरे तुम तो एकदम से आप से तुम पर उतर आए, पहले मेरा नाम और अब मुझे तुम कहकर बुला रहे हो। अपनी हद में रहो तो ज़्यादा अच्छा है, देवर हो देवर बन के रहो। यह कहकर मैं उसे किचन में छोड़कर बाहर निकल आई थी और वह पीछे से एक जोरदार धक्का लगाकर हंस पड़ा था। उसके बाद भी वह बार बार मेरे पास आने की कोशिश करता था। मैं जहाँ खड़ी होती वह वहाँ आकर खड़ा हो जाता और मुझसे छेड़छाड़ और हंसी मजाक करने की कोशिश करता। अगर मैं कहती कि मुझे अपने मायके जाना है तो एकदम से मेरे सामने हाजिर हो जाता। कहने लगता, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे माँ के घर छोड़ आता हूँ, और मैं चुपचाप उसके साथ चली भी जाती थी, क्योंकि
रौनक ने भी मुझे कह रखा था कि कहीं आना जाना हो या कोई काम हो तो राहुल से कहना, वह तुम्हारे सारे काम करेगा। रास्ते भर गाड़ी में ऐसे ऐसे रोमांटिक गाने लगा रहा था कि मुझे खुद पर कुछ शर्म सी आने लगी थी। मैंने उससे टोका कि किस तरह के गाने तुमने लगा रखे हैं, बंद करो। वह तो आंखों में शरारत भरकर कहता है, देखो ना कितना सुहाना मौसम हो रहा है और तुम हो कि सारे मूड का सत्यानाश कर देती हो। और मैं खुद ही हाथ बढ़ाकर उन गानों की आवाज़ बंद कर देती। पूरे रास्ते वह मुझे कनक्कियों से देखता रहा और मन ही मन मुस्कुराता रहता। मुझे उसकी यह मन ही मन मुस्कुराहट जहर लगती थी। पूरे रास्ते इतनी बकवास करता है कि मेरे कान दुखने लगते थे। मैंने कहा भी, राहुल तुम कितना बोलते हो, चुप करके गाड़ी चलाया करो। कहने लगा, जब मेरे बराबर की सीट पर इतना खूबसूरत और प्यारा हमसफ़र बैठा हो तो मैं चुप कैसे रह सकता हूँ। मैंने घूरकर उसे देखा। मैंने कहा, मैं तुम्हारी हमसफ़र नहीं हूँ, तुम्हारी भाभी हूँ। वह जोर से हंस पड़ा। फिलहाल जितनी देर तक गाड़ी में हो मेरी हमसफ़र ही हो। भाई, सफ़र का साथी हमसफ़र ही होता है ना। मैं उसकी इस बात पर खामोश हो जाती। एक दिन मैं उसके साथ शॉपिंग करने गई थी। रास्ते में कहने लगा कि चलो आइसक्रीम खाते हैं। उसने रास्ते में ही एक जगह गाड़ी रोक दी। मैंने कहा, नहीं मुझे नहीं खानी। तो उसने कहा, खा लो, अभी तो मैं भाई के गैर मौजूदगी में तुम्हें शॉपिंग करवाने के बहाने आइसक्रीम खिला रहा हूँ। फिर अगर मेरी माँ को पता चल गया ना तो वह मेरे साथ कहीं भी तुम्हें आने जाने नहीं देगी। फिर तुम खुद ही तरह जाओगी मेरे साथ कहीं भी आने जाने के लिए, और तब बाद में तुम मुझसे कहोगी कि राहुल मुझे घुमाने ले चलो, राहुल मुझे बाहर घूमने ले चलो। देखना मैं भी तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। मैंने कहा, लेकिन मैं तुमसे क्यों कहूँगी कि तुम मुझे बाहर घुमाने ले चलो? रौनक है ना, मैं रौनक से कहूँगी। यह बात तुमसे क्यों कहने लगी? देखना कुछ ही समय बाद रौनक आ जाएंगे, फिर मुझे तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरी बात पर वह मेरे और भी करीब हो गया। कहने लगा, रौनक भाई कि तुम्हें कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें हमेशा मेरी ही ज़रूरत पड़ेगी। मैंने कहा, पहले पीछे होकर बात करो। और यह क्या आपसे तुम पर आ गए हो? तुम्हें हर बार याद क्यों दिलाना पड़ता है? बड़ी हूँ तुमसे, भाभी हूँ तुम्हारी, भले ही उम्र में छोटी हूँ लेकिन रिश्ते में बड़ी हूँ। आप कहकर बुलाया करो। कहने लगा, भूल जाता हूँ यार, क्या करूँ। मुझे उसका यह रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन एक बात भी थी कि वह मेरा ख्याल बहुत रखता था। अगर मैं किचन में खड़ी होती और वह मेरे पास आकर खड़ा हो जाता तो मेरी मदद भी करवाना शुरू कर देता था। मेरे साथ काम करता, बार बार पूछता, कोई चीज़ तो नहीं चाहिए। अगर बाजार जा रहा होता तो एक बार मुझसे ज़रूर पूछता था। मुझे मेरी माँ के घर भी वही लेकर जाता था। मुझे ज़बरदस्ती घुमाने फिराने भी ले जाता कि तुम घर में पड़ी पड़ी बोर हो जाती होगी। मुझसे बातें भी करता था, मेरा दिल बहलाने की कोशिश भी करता कि मैं खुश रहूं और रौनक को ज़्यादा याद ना करूं। लेकिन बीच बीच में उसके शरारती जुल्मे मुझे गुस्सा भी दिला देते और मैं उसे डांट देती। मेरी डांट पर भी वह बुरा नहीं मानता था बल्कि हंस लेता था। अब तो धीरे धीरे मुझे भी राहुल की बातों की आदत होने लगी थी, लेकिन मैं उस पर जाहिर नहीं करती थी कि मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगता है, वरना वह और भी शेर हो जाता। एक दिन मैं सुबह सवेरे उठी तो मेरी सास ने शोर मचा दिया और कहा कि नई बहू है तो क्या हुआ, अब तो 2 महीने गुजर गए हैं और यह है कि अभी तक देर से उठ रही है। जब इसे कहा है कि सुबह सवेरे उठकर नाश्ता बनाया करें तो यह मैडम साहिबा क्यों देर से उठती है। मैं जल्दी से उठकर बाहर आई थी, मुझे आज लेट हो गया था। आज मैं पूरा आधा घंटा लेट उठी थी और उन्होंने मुझे इतनी सारी बातें सुना दी थी। इतनी सारी डांट सुनकर मैंने रोना शुरू कर दिया और जैसे ही राहुल ने मेरे रोने की आवाज़ सुनी वह फ़ौरन बाहर आ गया। अपनी माँ से कहने लगा, माँ क्या हो गया है आपको? अगर भाभी एक दिन देर से उठ गई तो क्या हो गया? क्या आप कभी देर से नहीं उठी अपनी ज़िंदगी में? क्या आप हमेशा टाइम से उठती हैं? आपने भी शादी के शुरू में इस तरह की हरकतें की होंगी, लेकिन भाभी के एक दिन देर से उठने पर आपने उन्हें इतनी सारी बातें सुना दी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तो हैरान हो रही थी कि राहुल मेरी तरफ से अपनी माँ के सामने खड़ा हो गया था। मेरी सास भी हैरान थी कि उनके बेटे ने उनसे क्या कह दिया था। मेरी सास गुस्से से कहने लगी, इसकी साइड लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो तो ज़्यादा अच्छा है। उन्होंने राहुल को भी 2-4 बातें सुना दी, लेकिन वह वहीं खड़ा रहा। उसे अपनी डांट की परवाह नहीं थी, लेकिन मेरे आंसू शायद उसे दुख पहुंचा रहे थे। अपनी माँ से कहने लगा, माँ आपको भाभी को इस तरह से रुलाना नहीं चाहिए था। आगे से आप भाभी से इस तरह से बात मत करना। मुझे लगा राहुल बोलेगा कि भैया घर पर नहीं है तो आपको भाभी का और भी ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, लेकिन राहुल ने यह बात नहीं बोली थी, बल्कि बस वह मेरी ही साइड लिए जा रहा था। बल्कि कहने लगा, अगर आज के बाद भाभी के साथ कोई गलत बात करेगा तो मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगा। और अगर आपको नाश्ते की इतनी जल्दी है तो मैं बाहर से ले आता हूँ नाश्ता।
भाभी आप जाएं अपने कमरे में आराम करें, जब नाश्ता आ जाएगा मैं आपको भी बुला लूँगा। मैं तो हैरान रह गई थी और मैं चुपचाप कमरे में चली गई। वैसे मुझे अच्छा लगा था कि उसने मेरा साथ दिया और मेरी सास के सामने कोई बोलता भी नहीं था, लेकिन आज वह बोल पड़ा। मेरी सास ने तो पूरा दिन अपना मुँह नहीं रोका था। राहुल तो अपने ऑफिस के लिए निकल गया था, लेकिन मेरी सास ने मुझे ताने मार मार कर परेशान कर दिया। कहने लगी, आज मेरा बेटा मेरे ही सामने तनकर खड़ा हो गया, वह भी अपनी भाभी के लिए। कल को अगर उसकी पत्नी आ जाएगी तो उसके लिए तो हमें घर से ही बाहर निकाल देगा। लेकिन मैंने अपनी सास की बातों को नज़रअंदाज कर दिया और अपने कामों में लगी रही। वैसे एक बात तो थी कि राहुल के होते हुए मुझे घर में कभी भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई थी और ना ही कभी अकेलापन महसूस हुआ था। उधर रौनक ने भी तो मुझे फ़ोन नहीं किया था। एक दो बार मैंने ही फ़ोन किया तो उसने ही कह दिया कि मैं काम में बिजी हूँ, वर्किंग टाइम है और तुम मुझे फ़ोन कर रही हो। ऐसे अगर मेरे बॉस को पता चल गया तो वह मेरी पगार में से पैसे काट लेंगे, इसलिए मैंने भी फ़ोन बंद कर दिया। मुझे तो शादी के बाद पता चला था कि रौनक की जॉब ही अमेरिका में लगी हुई थी, वह वहाँ पेट्रोल पंप पर लगा हुआ था। मैंने अपनी सास से कहा भी था कि रौनक अगर शादी की छुट्टियों पर आए थे तो इतनी जल्दी शादी के अगले दिन ही क्यों चले गए। मेरी सास ने कहा उसके बॉस का फ़ोन आया था इसलिए उसे जाना पड़ा। अपनी सास से मैं यह नहीं पूछ पाई कि अब रौनक कब आएंगे। शायद नेचुरली शर्म थी जो मेरे सामने आ गई थी। पहली बात तो वह मुझे फ़ोन नहीं करता था और मैं करती तो वह बहाने बनाकर फ़ोन रख देता था। मैंने भी सोच लिया कि चलो जब वह फ्री हो जाएगा तो मुझे कॉल कर लेगा, लेकिन फ्री टाइम में भी रौनक मुझे कॉल नहीं करता था। उसने एक बार भी नहीं कहा था कि कोमल तुम्हारी याद आ रही है, मैसेज भी नहीं करता था। मैं अब फिर से उदास रहने लगी थी। और एक बार शाम को जब मैं और राहुल बैठे बाहर हॉल में चाय पी रहे थे तो मैंने झिझकते हुए यह बात राहुल को भी बता दी। मेरी बात सुनकर राहुल के चेहरे पर गुस्से के भाव उभर आए थे, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उसका यह गुस्सा अजीब लगा था। उसने चाय का कप पटकते हुए टेबल पर रखा था और अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगा। पता नहीं यह गुस्सा मुझ पर था या फिर अपने भाई के लिए था, या शायद इस बात पर कि मैंने उसे क्यों बताया, मुझे समझ नहीं आ रहा था। कहने लगा, बड़े भैया है ही ऐसे, बस अपनी ही दुनिया में रहते हैं, आप उनके बारे में इतना मत सोचा करें। मैंने कहा, राहुल कैसी बातें करते हो, पति है वह मेरे, अगर उनके बारे में नहीं सोचूं तो किसके बारे में सोचूं। शादी हुई है मेरी उनके साथ, पति है वह मेरे। लेकिन जल्दी से राहुल ने मेरी बात काट दी थी, जैसे उसे उस टॉपिक पर बात करना पसंद ना हो। कहने लगा, आपको पता है यहाँ पर एक नई दुकान बनी है, सब कह रहे हैं कि उसके समोसे और कचौड़ी का तो कोई जवाब ही नहीं है। एक काम करते हैं, आप एक एक कप चाय और बनाए, मैं जाकर अभी समोसे और कचौड़ी लेकर आता हूँ। बाहर गार्डन में बैठकर खाना देखना कितना मज़ा आएगा। मैंने कहा कि हाँ, इस समय हम बाहर बैठकर चाय पियेंगे। और आपकी माताजी को पता चल गया तो आपको पता है ना क्या होगा। उसने कहा, पता चल जाए तो चल जाए, क्या अब इंसान चाय भी नहीं पी सकता, चाय पीना कोई पाप है क्या। कहते कहते वह हंसने लगा और चला गया। मैंने 2 कप चाय बना ली, हम बाहर बैठकर चाय पीने लगे और वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरी सास ने यह सब कुछ देख लिया और शाम को मुझे अपने कमरे में बुलाकर एक ऐसी बात कह दी कि मैं सर में से पानी पानी हो गई। उन्होंने कहा कि मैं कुछ दिन से देख रही हूँ कि तुम राहुल के साथ कुछ ज़्यादा ही घुल मिल गई हो। जिन औरतों के पति उनसे दूर होते हैं उनको और भी समझदारी और सावधानी से रहना होता है, और तुम हो कि उसके साथ ऐसे फिर रही हो जैसे वह तुम्हारा पति है। मैं मानती हूँ कि तुम्हारा पति तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हें भी अपने पति की ज़रूरत महसूस होती होगी। नई नई शादी हुई है, नई नई जवानी है, लेकिन इस बात का यह मतलब तो नहीं है कि तुम घर में अपने देवर पर ही डोरे डालना शुरू कर दो। थोड़ा सा सब्र कर लो, तुम्हारा पति भी आ जाएगा, फिर सारी जवानी के जज्बात ठंडा कर लेना। मेरी सास ने ऐसी बातें की कि मैं सर में से पानी पानी हो गई थी, इतनी शर्मिंदा हुई कि मैं बता नहीं सकती। मैंने कहा, लेकिन मम्मी जी, राहुल छोटा देवर है मेरा, और इसलिए अभी मेरी बात भी पूरी नहीं हुई थी कि मेरी सास बोल पड़ी कि छोटे देवर से क्या मतलब है तुम्हारा, कितना छोटा है वह तुमसे, 1 साल का भी फर्क नहीं है, और उसमें घर की बड़ी बहू हो। अपनी हरकतें देखो, अपने आप को ठीक कर लो। दोबारा मैं तुमसे राहुल से इस तरह हंसी मजाक करते हुए ना देखूं। मैं चुपचाप अपने कमरे में चली आई थी, लेकिन अपनी इंसल्ट पर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। राहुल को मैंने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था, वरना वह फिर अपनी माँ के सामने खड़ा हो जाता और मेरी साइड लेने लगता। मेरी सास को शायद इस बात का भी दुख था कि राहुल अपनी माँ के सामने मेरे लिए खड़ा हो जाता था। उस दिन भी मैं किचन में काम कर रही थी कि राहुल कोमल कोमल कहता किचन में ही चला आया। उस दिन मेरी सास किचन में ही थी। शायद राहुल को पता नहीं था कि उसकी माँ अंदर किचन में है और वह मुझे मेरे नाम से पुकारता चला जा रहा था। राहुल की आदत अभी बदली नहीं थी, वह अकेले में मुझे कोमल कहकर ही बुलाया करता था। अपनी माँ के सामने भाभी कह लिया करता था, और जब मेरी सास ने उसके मुँह से कोमल शब्द सुना तो गुस्से से आग बबूला हो गई। कहने लगी, यह क्या सुन रही हूँ मैं, भाभी है यह तुम्हारी, क्या कोमल कोमल चिल्ला रहे हो। राहुल भी शर्मिंदा हो गया था और चुपचाप उल्टे कदमों से बाहर चला गया। मेरी सास ने मुझे घूर कर देखा, कहने लगी,
मेरे समझाने का तुम पर असर नहीं हुआ। मैं उससे क्या कहती, लेकिन मेरे मुंह से शिकायत निकल पड़ी कि मम्मी जी आप हर वक्त मेरे और राहुल के पीछे पड़ी रहती हैं। आपको रौनक को भी समझाना चाहिए कि ना तो वह मुझे फ़ोन पर बात करते हैं और ना ही यह बताते हैं कि कब वापस आएंगे। मेरी सास ने कहा, हाँ यह ज़रूरी बात थी तो तुम मुझे बताती, लेकिन तुम्हें राहुल से फुर्सत मिले तो तुम मुझे कुछ बताओगी। वह तुमसे क्यों फ़ोन नहीं करता, मैं बात करूंगी उससे। इस घर के कुछ कायदे और कानून हैं, खानदानी लोग हैं हम और ख़ानदानी असूलों पर ही चलते हैं। यह कहकर मेरी सास अपने कमरे में चली गई थी। मेरी सास का जाना था कि राहुल जल्दी से किचन में आ गया। कहने लगा, चलो कहीं बाहर चलते हैं। मैंने कहा, क्यों, तुम मेरी ज़िंदगी का तमाशा बनाना चाहते हो? दूर रहो मुझसे, मेरे करीब मत आया करो। मुझे कहाँ ले जाओगे? फिर से तुम्हारी माँ मुझे बातें सुनाएंगी। तुम्हारा भाई मुझे ठीक से भाव नहीं देता और तुम हो कि मेरे लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे हो। आगे से तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, मुझसे बात तक नहीं करोगे। लेकिन राहुल ने जो अगली बात बोली, मेरी सांसें अटक गई थी। कहने लगा, अगर तुमसे बात नहीं करूँगा तो फिर मुझे सांस कैसे आएगी? मैं चाहती तो इस बात को नज़रअंदाज कर सकती थी, पर मैंने उससे पूछा कि यह बात तुमने क्यों कही? मैं तुमसे बात ना करूँ तो तुम्हारी सांसें बंद हो जाती हैं। मेरी बात पर वह थोड़ा घबरा गया और फिर कहने लगा कि वह बात ऐसी है कि घर में मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैं आपसे अपने दिल की बातें कर लेता हूँ, इसलिए। वैसे कोमल, इस बात में तो सच्चाई है कि तुम्हें देखकर मुझे एक नई ताजगी मिल जाती है। कहते कहते राहुल मेरे बहुत करीब हो गया था, इतने करीब कि उसके कपड़ों से उठती परफ्यूम की खुशबू मेरे नाक में आने लगी थी। मैं हड़बड़ाकर पीछे दीवार से जा लगी थी, लेकिन राहुल मेरे और भी करीब आता चला गया। मेरे कंधे पकड़कर कहने लगा, तुम मेरी रग रग में बसने लगी हो। मेरी हालत ख़राब होने लगी थी, दिल की धड़कनें तेज़ी से चल रही थी, मेरे माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। राहुल कुछ देर देखता रहा और फिर एक जोरदार धक्का लगाकर हंस पड़ा था। कहने लगा, मजाक कर रहा था? अपनी शक्ल तो देखो, ऐसे डर रही हो जैसे मैं पता नहीं तुम्हारे साथ क्या कर दूंगा। उसकी इस बात पर मेरी जान में जान आई थी, लेकिन मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था। उसके इस मजाक ने तो मेरी जान ही निकाल ली थी। मैंने कहा, अपनी हद में रहा करो, तुम कभी कभी तो ज़्यादा ही हद पार कर जाते हो। कहते कहते मैंने उसका कान मरोड़ दिया। मैं उसे अपना छोटा देवर समझकर थोड़ा डांटते हुए बोली थी, लेकिन वह मेरी इस बात पर भी मन ही मन मुस्कुराते हुए मुझे देख रहा था। दर्द की झूठी एक्टिंग करते हुए कहने लगा, आप छोड़ो ना मेरा कान, आपके अंदर भी ना बड़ा ही गुस्सा है, लेकिन देखना एक दिन आपको भी अपनी बातों पर बहुत हंसी आएगी। या तो यह लड़का पागल था या फिर यह ऐसी हवा में तीर चला देता था और कोई ना कोई बात कह देता, क्योंकि मुझे उसकी कोई भी बात समझ में नहीं आती थी और ना ही उस पर किसी बात का असर होता। मैं अपनी समस्याओं में उलझी हुई थी। उधर रौनक ने मुझे अब तक फ़ोन नहीं किया था, बल्कि मुझे यह चिंता सता रही थी कि वह तो मेरे साथ बिना पति पत्नी वाला रिश्ता बनाए ही चला गया था। भला कोई पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? जाते समय भी उसने मुझे गले तक नहीं लगाया था, शादी के अगले दिन ही भाग गया था और फ़ोन पर भी बात नहीं करता था। ऐसे कैसे भला ज़िंदगी गुजरने वाली थी? कोई ना कोई बहुत बड़ी मुसीबत थी जिसके बारे में मैं अनजान थी, और वह मुसीबत भी मेरे सर पर टूटी पड़ी। एक दिन मैं अचानक से गिरकर बेहोश हो गई, क्योंकि आज बहुत गर्मी थी और मैं पूरे दिन से काम कर रही थी। मेरी सास ने मेरी क्लास लगाई थी और उसके बाद उनको खुश करने के लिए मैंने ऐसे ऐसे काम करने शुरू कर दिए जिनको करने की ज़रूरत भी नहीं थी। सारे घर की सफाई की, सब बर्तन धोए और जो कपड़े धोने की ज़रूरत नहीं थी उनको भी धोना शुरू कर दिया। इसलिए गर्मी की वजह से मैं बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल के कमरे में थी और मेरी सास मेरे सर पर खड़ी थी। मुझे होश में आता देखकर कहने लगी, भगवान का धन्यवाद है कि तुम्हें होश आ गया। अरे राहुल को पता नहीं क्या हो गया है, जब से सुना है तुम बेहोश हो गई हो, पागल ही हो गया है। तुम तो बेहोश होकर उधर गिर गई थी, वही तुम्हें अपने हाथों में उठाकर लेकर आया। बल्कि मैंने तो कहा कि मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया है, वह लोग खुद ही इसे उठाकर ले जाएंगे। लेकिन उसे इतना सब्र कहाँ था, खुद तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर गाड़ी में रख लिटाया, हॉस्पिटल लेकर आया है। मेरी सास बहुत गुस्से में थी। कहने लगी, तू ही बता, तूने मेरे बेटे पर क्या जादू चलाया है? एक तरफ कहती है कि आपका बड़ा बेटा मेरी तरफ देखता नहीं है, दूसरी तरफ ना जाने क्या किया है कि मेरा छोटा बेटा तेरा दीवाना हो गया है। मैं तो हैरान सी अपनी सास की बातें सुन रही थी। इतने में मेरे माँ बाप भी अस्पताल पहुंच गए थे, तो मेरी सास चुप हो गई और मैं यह देखकर हैरान थी कि मेरे मम्मी पापा को राहुल ही लेकर आया था और राहुल ही मेरे बारे में मेरे मम्मी पापा को बताने लगा। अब मेरी सास कुछ भी नहीं बोल पाई, पर मेरी सास की बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। राहुल को देखकर ही मुझे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि यह सब उसकी वजह से हो रहा था। अगर वह अपनी हद में रहता तो मुझे आज इतनी बातें सुनने को ना मिलती। कल को अगर यह बातें मेरे पति तक पहुंच जाती है फिर क्या होता? लेकिन मेरी सास ने भी तो कुछ ना कुछ करना ही था। 2 दिन में ही वह घर में एक औरत के साथ बैठी थी, कह रही थी कि इसकी बेटी के साथ राहुल का रिश्ता पक्का कर रही हूँ, शादी कर रही हूँ। उसकी भी शादी की उम्र हो गई है,
और इसी में भलाई है कि अब उसकी शादी हो जाए, और इसलिए मैंने राहुल का रिश्ता पक्का कर दिया है। लड़की भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन जब राहुल से बात की तो उसने फ़ौरन इनकार कर दिया। मेरी सास ने गुस्से में आकर कह दिया, क्यों नहीं करना चाहता तो शादी? भाभी के पल्लू के साथ बंधे रहना चाहता है क्या? जब राहुल ने ज़्यादा जिद की मैं शादी नहीं करूँगा तो मेरी सास उसका हाथ पकड़ मेरे कमरे में ले आई और कहने लगी कि कौन सा जादू चलाया है तूने इस पर कि यह शादी भी करना नहीं चाहता। अरे मेरा बड़ा बेटा तेरी खातिर परदेश में धक्के खा रहा है और तू यहाँ उसके छोटे भाई पर नज़र गड़ाई बैठी है। मेरी सास मुझे अब गालियाँ भी देने लगी। अपनी सास के मुँह से ऐसी बातें सुनकर मैं रोने लगी। आज तक मेरा ऐसा अपमान किसी ने नहीं किया था। मेरी सास गुस्से से आगे बढ़ी, कहने लगी, बहुत हो गए तुम्हारे ड्रामे, अब तुम मेरे घर में नहीं रहोगी, अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। राहुल चुपचाप खड़ा यह तमाशा देख रहा था, लेकिन इससे पहले कि मेरा हाथ पकड़कर मेरी सास मुझे बाहर निकालती, राहुल ने अपनी माँ के हाथों से मेरा हाथ छुड़ाया था। कहने लगा, बस माँ बहुत हो गया, कोमल कहीं नहीं जाएगी। मैं तो हैरान हो गई उनके इन शब्दों पर। उससे क्या हक बनता था मुझसे ऐसी बातें करने का? लेकिन अगली बात ने तो मेरे सर पर आसमानी गिरा दिया था। कहने लगा, माँ बहुत हो गया, बहुत कर लिया आपने मेरी पत्नी की इंसल्ट, अब मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करूँगा। भाभी नहीं है, यह मेरी पत्नी है। बड़े भैया तो पहले ही विदेश में शादी कर चुके हैं, 2 बच्चे भी हैं उनके, लेकिन यह बात उन्होंने आपसे छुपा दी थी। आप कहती थी कि पहले बड़े बेटे की शादी होगी, पर वह तो शादी कर चुके थे, इसलिए उन्होंने मेरे साथ मिलकर यह नाटक किया और कोमल के साथ मेरी शादी करवा दी। उस दिन मंडप पर फेरे भैया ने नहीं, मैंने कोमल के साथ लिए थे। कोमल की मांग में सिंदूर भैया ने नहीं, मैंने भरा था। उसके गले में मंगलसूत्र मैंने ही पहनाया था। भाई ने मुझसे यह बात कही थी तो मैं मान गया था, क्योंकि मुझे भी कोमल पहली नज़र में अच्छी लगी थी। भाई ने कहा कि मुझे जल्द से जल्द अमेरिका जाना होगा, क्योंकि मेरी पत्नी माँ बनने वाली है, वह तीसरे बच्चे को जन्म देने वाली है। जब मेरी पत्नी बच्चे को जन्म देगी तो मैं उसे लेकर यहाँ आ जाऊँगा और फिर सारी सच्चाई माँ के सामने रख देंगे। इसलिए हम लोग भाई का इंतजार कर रहे थे। कोमल को यह बात पता नहीं थी, तभी मैं उसका ख्याल रखता था, क्योंकि यह मेरी पत्नी है, यह मेरी जिम्मेदारी है। यह मेरे साथ कहीं बाहर जाए, मेरे साथ बैठकर चाय पिए या मेरे कमरे में आकर मुझसे बातें करे, आप कुछ भी कह नहीं सकती, क्योंकि यह हक है इसका, मैं इसका पति हूँ। मैंने यह बात सुनी तो मैं एकदम चकरा कर रह गई थी, क्योंकि पहले ही मेरी तबीयत खराब थी। जब मुझे होश आया तो राहुल मेरे पास बैठा था, उसने मेरा हाथ पकड़ रखा था। मैंने हाथ पीछे खींच लिया तो उसने कहा, कोमल मुझे माफ़ कर दो, मैं गुस्से में थी, लेकिन इस बात पर गुस्सा नहीं थी कि मेरी शादी राहुल से क्यों हुई थी। राहुल बुरा लड़का नहीं था, अच्छा था। उसने इतने महीनों में मेरा बहुत ख्याल रखा था और मैं उसकी अच्छाई की कायल हो गई थी। लेकिन मैं गुस्सा इस बात पर थी कि उसने मुझे भी अंधेरे में रखा था, मुझे भी कुछ नहीं बताया था। मैंने कहा कि तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था, अगर तुम्हारे बड़े भैया ने पहले से शादी कर रखी थी तो यह बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी। उनके दिल में मेरे लिए कुछ नहीं था और मैं बेकार में यहाँ परेशान होती रही। राहुल कहने लगा, हमें बस भैया के आने का इंतजार था। भैया ने कहा था कि मैं यहाँ आकर सब कुछ हैंडल कर लूँगा। तुम तो माँ को जानती हो कितना गुस्से वाली है, अगर उसका दिमाग घूम जाता तो वह कुछ भी कर सकती थी। मैंने राहुल की तरफ शिकायत भरी नज़रों से देखा था। राहुल मेरे सामने किसी मासूम बच्चे की तरह कान पकड़े बैठा था और मुझसे माफ़ी मांग रहा था। उसकी इस हरकत पर मुझे अचानक ही हंसी आ गई। मुझे हंसता देखकर राहुल भी हंस पड़ा था। मुझे सारी पुरानी बातें याद आने लगी थी कि मैं जब उस पर गुस्सा करती थी तो वह हंसता क्यों रहता था, वह मुझे शरारती नज़रों से क्यों देखता रहता था, हर वक्त मेरे करीब क्यों रहता था, मेरा इतना ख्याल क्यों रखता था। राहुल की पुरानी सारी बातें याद करके मुझे उस पर ढेर सारा प्यार उमड़ आया था, क्योंकि उसे पता था कि सारी ज़िंदगी हम दोनों ने एक साथ ही गुजारनी है। तभी तो मेरे लिए अपनी माँ से भी लड़ता था। मैंने तो उसे माफ़ कर दिया, क्योंकि वह मेरा पति था। उसने कहा कि मैंने एक फ़्लैट ख़रीदा हुआ है, बस उसके कुछ पैसे बाकी है, उधर भैया भी आने वाले हैं, मामला कुछ दिनों में ही निपट जाएगा। भैया अपनी पत्नी के साथ आएंगे और माँ को राजी करके माँ के साथ ही रहेंगे। मैं तुम्हें लेकर अपने फ्लैट पर चला जाऊँगा, हम दोनों वहीं रहेंगे। लेकिन मेरी सास बहुत गुस्से में थी। राहुल मुझे लेकर घर आ गया था। अब राहुल के लिए मेरे जज्बात बदल गए थे, इसलिए राहुल की संगत पाकर दिल की धड़कनें भी अजीब तरह से धड़क रही थी। मेरी सास ने घर आकर भी खूब शोर मचाया था और जब राहुल मुझे हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले जाने लगा तो मैंने डर कर अपनी सास की तरफ देखा था। मेरी सास खा जाने वाली नज़रों से हम दोनों को घूर रही थी, कहने लगी, तुम लोगों ने बहुत गलत किया है, मुझे धोखे में रखा है। राहुल ने अपनी माँ को समझाया कि माँ, जो कुछ हो गया है उसे स्वीकार करें, मान लगी कोमल मेरी पत्नी है। राहुल के बहुत देर समझाने पर मेरी सास मान गई थी और मैं राहुल के साथ अंदर कमरे में आ गई थी। मुझे बेड पर बिठाकर राहुल मुझे बड़ी ही शौक नज़रों से देख रहा था। मैं उसकी नज़रों से नर्वस हो रही थी, इधर उधर पहलू बदल रही थी। मेरी इस हालत पर मज़े लेता हुआ वह मेरे करीब आकर बैठ गया। मैं जल्दी से थोड़ा दूर खिसक गई तो उसने खींचकर मुझे अपने करीब कर लिया। कहने लगा, अब भी मुझसे दूर भाग रही हो, हालांकि तुम पर पूरा हक रखता हूँ। यह कहते हुए राहुल ने मेरे गालों पर अपने होंठ रख दिए थे। दिल की धड़कनों ने शोर मचाया था, जज्बात बेकाबू हुए थे। मैं तड़प कर राहुल के सीने से लग गई थी।
मेरे तड़पते जज्बातों को आज सुकून मिल गया था। राहुल की बाहों में समाकर मैं अपने आप को भी भूल गई थी। राहुल ने उस रात मुझे अपनी चाहत की बारिश में भिगोकर रख दिया था। वह रात हमारी ज़िंदगी की सबसे यादगार रात थी। राहुल मेरा ध्यान तो पहले भी रखता था और बाद में तो और भी ज़्यादा रखने लगा था। राहुल की हमराई में मेरी ज़िंदगी स्वर्ग की तरह खूबसूरत हो गई थी और मैंने भगवान से प्रार्थना की कि कभी राहुल के प्यार में कमी ना आए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।